लेखांकन सिद्धांत अकाउंटिंग प्रिंसिपल पर हमारा ये दूसरा वीडियो मल्टी चॉइस क्वेश्चन यानी MCQ पर के रूप में है। हम इस चैनल पर आप सभी का स्वागत करते हैं। आगे बढ़ने से पहले हम आपसे अनुरोध करेंगे कि हमारे चैनल को सब्सक्राइब और लाइक करें और पूरे वीडियो को देखें। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, अकाउंटिंग का मतलब क्या होता है कि जो व्यापारिक लेन देन होते हैं, जो व्यापारिक घटनाएं होती हैं, यानी अकाउंटिंग ये फाइनेंशियल ट्रांजैक्शन और इवेंट्स जो होते हैं उनको लिखना, उनके समराइजिंग करना यानी उनका लेजर तैयार करना, उनका स्टेटमेंट बनाना यानी ट्रायल बैलेंस बनाना, प्रॉफिट एंड लॉस अकाउंट बनाना, रिज़ल्ट ज्ञात करना और रिज़ल्ट का जो परिणाम है यानी वो हम जो उसके उपयोगी हैं, जो यूज़र्स हैं, उनके तक पहुंचाना, ये अकाउंटिंग के काम में आता है। और उसको किस प्रकार से किया जाए, कैसे हम जर्नल करें, क्या लेजर कैसे बनाएं, कैसे हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाएं, ये सारा मेथड यानी सारा जो विधि है वो प्रिंसिपल्स के द्वारा निर्धारित होती है। अकाउंटिंग प्रिंसिपल, तो इस प्रकार से अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है कि वे सिद्धांत हैं जो रीति रिवाज, प्रचलित विधियों एवं परंपराओं पर आधारित होते हैं और सभी लेखांकन व्यवहार इन पर आधारित होते हैं। ऐसे सिद्धांत जो है अस्थायी नहीं होते हैं बल्कि समय के अनुसार बदलते रहते हैं। तो इस तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल क्या है कि लेखा कार्य को आसान बनाने के लिए जो परंपराएं चली आ रही हैं, जो मान्यताएं हैं यानी अजम्पशंस हैं, जो कॉन्सेप्ट हैं या जो कन्वेंशन यानी प्रथाएं हैं, वो अकाउंटिंग प्रिंसिपल में शामिल की जाती हैं, जिसको हम अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट्स यानी लेखांकन अवधारणा क्या है, ये अवधारणाओं से आशय उन परंपराओं और मान्यताओं से या शर्तों से जिनके आधार पर लेखांकन सिद्धांतों का, अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स का निर्माण हुआ है। ऐसी मान्यता को इस मान्यताओं को जनरली एक्सेप्टेड अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स या गैप कहते हैं। ये मान्यताओं को हम क्या कहते हैं, सामान्य स्वीकृत लेखांकन सिद्धांत कहते हैं, यानी ये अवधारणा के अंतर्गत शामिल किया जाता है। इसके बाद लेखांकन प्रथाएं, लेखांकन प्रथाओं का आशय उन परंपराओं से, परिपाटियों से है जो लेखांकन विवरणों को तैयार करने में पथ प्रदर्शन करती हैं। लेखांकन कार्य उन प्रथाओं के बिना संभव नहीं होता है। तो स्टॉक का मूल्यांकन कैसे हम करते हैं, ये इसकी प्रथाओं के अंतर्गत इसके उदाहरण हैं। यानी अकाउंटिंग कन्वेंशंस जिसको कहते हैं, प्रथाएं कहते हैं, इट मे बी डिफाइंड एज ए कस्टम और जनरली एक्सेप्टेड प्रैक्टिस विच इज़ अडॉप्टेड आइदर बाय जनरल एग्रीमेंट या कॉमन कंसेंट, यानी कि जो लेखाकार हैं उन लेखाकारों द्वारा सामान्य स्वीकृति इनको प्रदान की गई है आपसी सहमति से या किसी जनरल एग्रीमेंट, समान अनुबंध के जरिए। कन्वेंशन इज़ द प्रैक्टिस बेस्ड ऑन द जनरल ओपिनियन, यानी कि जो प्रथाएं हैं वो सामान्य लोगों के आधार पर निर्धारित हैं। तो इस तरीके से अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स में तीन चीज़ें हो जाती हैं। एक तो अकाउंटिंग कंसेप्ट हो जाता है, अकाउंटिंग एजम्पशन हो जाता है, ये दोनों एक ही चीज़ें हैं। और उसके बाद अकाउंटिंग कन्वेंशन यानी लेखांकन प्रथाएं। तो MCQ यानी इस सब्जेक्ट पर, इस टॉपिक पर MCQ का जो पहला क्वेश्चन है वो लेखांकन सिद्धांत यानी अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इंक्लूड अकाउंटिंग कंसेप्ट्स, अकाउंटिंग एजम्पशंस यानी अकाउंटिंग कन्वेंशन या ऑल ऑफ द एबव। तो लेखांकन सिद्धांत में क्या क्या शामिल होते हैं, लेखांकन अवधारणा, लेखांकन मान्यता और लेखांकन प्रथाएं। अवधारणाएं और मान्यताएं क्या हैं कि किन के आधार पर हम लेखा कार्य करते हैं। लेखा कार्य किसका करते हैं कि जो फाइनेंशियल ट्रांजैक्शंस होते हैं और इवेंट्स होते हैं, उनका लेखा करने की जो विधि है यानी जो मेथड है वो अवधारणा के अंतर्गत आते हैं। मान्यताएं क्या है कि हम ऐसा करते चले आ रहे हैं इसलिए हम आगे करेंगे। प्रथाएं भी क्या है कि इस तरीके से कि जो स्टेटमेंट तैयार किए जाते हैं, लेखांकन का जो विवरण होता है
जिसमें हम फाइनेंशियल रिजल्ट करते हैं, उसको तैयार करने के लिए क्या क्या नियम अपनाए जाते हैं, किस प्रकार से किए जाते हैं, ये एक सर्वमान्य है। यानी कि लिखित न होकर के, बल्कि ये एक तरीके से आपसी सहमति से होते हैं। और लेखाकारों में ये सामान्य सहमति बनी रहती है। तो इस तरीके से पहले क्वेश्चन का आंसर, जिसमें इनका अकाउंटिंग प्रिंसिपल्स इंक्लूड्स, इसका आंसर डी या ऑल ऑफ दी अबव होगा। उसके बाद दूसरा क्वेश्चन है कि ओनली दोज फैक्ट्स एंड इवेंट्स आर रिकॉर्डेड विच इज़ इन द नेचर ऑफ। तो लेखांकन कार्य में हम केवल उन्हीं तथ्यों का या घटनाओं का एंट्री करते हैं जिनमें ये प्रकृति पाई जाती है। कौन सी प्रकृति है? फाइनेंशियल नेचर के, यानी कि जो वित्तीय प्रकृति के हों, यानी कि जिनका संबंध धन से हो। दूसरा यह है कि इनको मुद्रा के रूप में व्यक्त किया जाता है, यानी कि इसको रुपए में या जिस कंट्री में जो करेंसी चलती है उसके रूप में व्यक्त करते हैं। ऐसे ही दोनों ट्रांजैक्शनों की एंट्री करते हैं। यदि मुद्रा के रूप में किसी ट्रांजैक्शंस का या इवेंट्स का मूल्यांकन नहीं होता है तो उसकी हम एंट्री यानी उसका रिकॉर्ड नहीं रखते हैं। इस तरीके से सी जो है, दोनों ए और बी लिखा है और डी इनमें से कोई भी नहीं। तो ये जो है दूसरे क्वेश्चन का आंसर सी होगा, यानी बोथ ए एंड बी। ए में क्या है कि फाइनेंशियल नेचर के हों, और बी में क्या है कि जिनका एक्सप्रेस्ड इन द टर्म्स ऑफ मनी, यानी कि मुद्रा के रूप में जिनको व्यक्त किया जा सकता है। इसके बाद तीसरा क्वेश्चन है कि एज पर इनकम टैक्स एक्ट अकाउंटिंग पीरियड इज। आयकर अधिनियम के अनुसार या जो आयकर का कानून है उसके अनुसार जो लेखांकन वर्ष होता है, अकाउंटिंग पीरियड यानी कि लेखांकन अवधि जो होती है वो कब मानी जाती है, कब से कब तक मानी जाती है? फ्रॉम 1 जुलाई टू 30 जून, ऐसा नहीं। फ्रॉम 1 जनवरी टू 31 दिसंबर, ऐसा भी नहीं। फ्रॉम 1 अप्रैल टू 31 मार्च, ये सी वाला मानना, जिसको हम वित्तीय वर्ष कहते हैं या जिसको हम लेखांकन वर्ष भी कहते हैं। फ्रॉम दिवाली टू दिवाली। आयकर अधिनियम के अनुसार लेखांकन वर्ष होता है 1 अप्रैल से लेकर के 31 मार्च तक। इस तरीके से तीसरे क्वेश्चन का आंसर जो है सी होगा। इसके बाद चौथा है कि विच अकाउंटिंग इक्वेशन इज करेक्ट। नीचे 4 लेखांकन समीकरण अकाउंटिंग इक्वेशन दिए जा रहे हैं, इसमें बताना है कौन से सही है। ये अकाउंटिंग इक्वेशन किस आधार पर हैं? जो इनके कॉन्सेप्ट है, अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट, उसमें ड्यूल द्विपक्षीय जो अवधारणा है, एक ड्यूल कॉन्सेप्ट के आधार पर होता है अकाउंटिंग, यानी असेट्स और लायबिलिटी। किसी भी व्यापारी में असेट्स और लायबिलिटी दोनों बराबर होते हैं। असेट्स के अंतर्गत हम फिक्स्ड असेट्स, करंट असेट्स, और लायबिलिटी के अंतर्गत हम कैपिटल और लायबिलिटी शामिल करते हैं। तो हमेशा असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होती है। ये आंसर है इसका है क्या कि अकाउंटिंग इक्वेशन हमेशा इसी पर बेस होता है, असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी। दूसरा दिया असेट्स इक्वल टू कैपिटल माइनस लायबिलिटी, यानी कि इसमें से कैपिटल में से अगर लायबिलिटी घटाएं तो असेट्स होगा, ऐसा नहीं है। यह कैपिटल और लायबिलिटी दोनों जोड़ेंगे तो असेट्स के बराबर होती है। असेट्स इक्वल टू लायबिलिटी माइनस कैपिटल, तो ऐसा भी नहीं है। कैपिटल इक्वल टू असेट्स माइनस लायबिलिटी होती है, जबकि इसमें असेट्स प्लस लायबिलिटी दिया है। इसलिए चौथे क्वेश्चन का आंसर जो है नंबर ए सही होगा, यानी संपत्ति बराबर पूंजी तथा दायित्व। वैसे किसी भी व्यापार में जितने व्यापार की संपत्तियां होती हैं उतने ही व्यापार के दायित्व होते हैं, यानी संपत्ति पक्ष और दायित्व पक्ष हमेशा आर्थिक चिट्ठे का बराबर होता है। अब दायित्वों में 2 तरह के दायित्व होते हैं, एक जो है एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है, बाह्य दायित्व होती है, और दूसरा इंटरनल, जिसको हम ओनर्स इक्विटी कहते हैं। तो इस तरीके से ये हमेशा लेखांकन समीकरण में असेट्स इक्वल टू कैपिटल प्लस लायबिलिटी होगी। ये चौथे क्वेश्चन का आंसर ये होगा। इसके बाद पांचवा है कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म टेक्स इनटू अकाउंट। तो जो रूढ़वादी प्रथा है, कन्वर्टिज्म मतलब जो जैसा चला आ रहा है ऐसा होता रहा है, उसको हम रूढ़वादी लंबे पीरियड से जो चला आ रहा है उसको हम कन्वर्टिज्म बोलते हैं या रूढ़वादी प्रथा बोलते हैं। इसके अनुसार क्या होता है अकाउंटिंग में कि ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस
टेक्स इनटू अकाउंट, यानी इस प्रथा के अनुसार हम लेखांकन कार्य किसमें करते हैं, किसके लिए लेखा किया जाता है, भविष्य के सभी लाभ और हानियों की हम व्यवस्था कर लेते हैं। जो संभावित लाभ और हानि होती है, लाभ हानि निकालने के पहले, कैलकुलेशन के पहले जो है, फाइनेंशियल रिजल्ट के पहले इसका हम व्यवस्था कर लेते हैं कि हमारा भविष्य में कितना जो लॉस होगा या हमारा जो प्रॉफिट नहीं होगा, यानी कि प्रॉफिट के लिए हम व्यवस्था नहीं करते हैं बल्कि लॉस के लिए व्यवस्था करते हैं। तो पहला है ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड लॉसेस, ऐसा नहीं, केवल हम लॉसेस की व्यवस्था करते हैं या एक्सपेंडिचर की व्यवस्था करते हैं। दूसरा है ऑल फ्यूचर प्रॉफिट एंड नॉट लॉसेस, ये भी नहीं है, लाभ की हम व्यवस्था नहीं करते हैं बल्कि केवल हानि की व्यवस्था करते हैं, प्रोविज़न करते हैं, प्रावधान करते हैं। ऑल फ्यूचर लॉसेस बट नॉट प्रॉफिट, ये सी वाला आंसर इसका सही है। नाइदर प्रॉफिट नॉर लॉसेस, न तो प्रॉफिट की व्यवस्था करते हैं न तो लॉस की व्यवस्था करते हैं। ये आंसर आपका ए बी डी गलत है, सी आंसर होता है। तो इस प्रथा, रूढ़वादी प्रथा के अनुसार हम सभी प्रकार की हानियों की व्यवस्था करते हैं परंतु लाभ का व्यवस्था नहीं करते हैं। जैसे कि उदाहरण के लिए हम लिखते हैं प्रोविज़न फॉर बैड एंड डाउटफुल डेब्ट्स, कितना हमारा पैसा डूबने वाला है इसकी व्यवस्था कर लेते हैं, कितना हमारा डेप्रिसिएशन लगने वाला है इसकी भी व्यवस्था कर लेते हैं। तो इस तरीके से ये जो है रूढ़वादी प्रथा जो है कन्वर्टिज्म या कन्वेंशन के अनुसार सभी हानियों की व्यवस्था करते हैं। तो पाँचवें क्वेश्चन का आंसर सी होगा। क्वेश्चन नंबर 6, अकॉर्डिंग टू कन्वेंशन ऑफ कन्वर्टिज्म, यानी वही रूढ़वादी प्रथा के अनुसार स्टॉक का मूल्यांकन कैसे करते हैं कि स्टॉक इज वैल्यूड एट कॉस्ट एट मार्केट प्राइस या एट कॉस्ट प्लस एंड मार्केट प्राइस विच एवर इज लेस नन ऑफ दिस, यानी कि बाजार मूल्य पर करते हैं या लागत मूल्य पर करते हैं या लागत मूल्य बाजार मूल्य दोनों में से जो कम हो इसके अनुसार करते हैं हम किसका, रहतिये का या क्लोजिंग स्टॉक का वैल्यूएशन। इसलिए किया जाता है वैल्यूएशन की लागत और बाजार मूल्य में जो कम होगा उसको इस आधार पर करते हैं कि हमारी हानि की व्यवस्था का प्रावधान हो जाता है, यानी कि भविष्य में जो हानि उठानी पड़ेगी माल का मूल्य कम होने के कारण, उसके लिए हम इसका व्यवस्था करते हैं। यानी कन्वेंशन ऑफ कंजर्वेटिज्म के अंतर्गत स्टॉक का वैल्यूएशन कास्ट और मार्केट प्राइस दोनों में जो कम होता है। तो क्वेश्चन नंबर 6 का आंसर सी होगा। इसके बाद 7वां क्वेश्चन है कि ड्यू टू विच अकाउंटिंग कंसेप्ट, किस लेखांकन अवधारणा के कारण क्वालिटेटिव ट्रांजैक्शन आर नॉट रिकॉर्डेड, यानी कि जो हम लेखांकन का कार्य करते हैं केवल हम उन्हीं लेन देनों का करते हैं जिनका मुद्रा में मूल्यांकन हो। तो जिनका मुद्रा में मूल्यांकन है उसी का लेखा करेंगे, गुणात्मक लेन देनों का लेखा नहीं करते हैं। यानी मैनेजर साहब अच्छा काम किए हैं, भला आदमी अच्छा स्टाफ है, इसकी एंट्री नहीं होती है, बल्कि इन लोगों को अगर कोई सैलरी दी जाती है इनको रेम्यूनरेशन पेड किया जाता है, यानी मनी मेजरमेंट में जहाँ हो जाएगा उसी की एंट्री करते हैं। तो जो अकाउंटिंग कंसेप्ट है वो कौन सा इसमें लागू होता है, मनी मेजरमेंट के कारण हम किसी भी लेन देन का लेखा केवल उन्हीं का करते हैं कि जो मुद्रा में मूल्यांकन वित्तीय लेन देन हो, गुणात्मक लेन देनों का लेखा नहीं हम करते। किस लेखांकन अवधारणा के अनुसार करते हैं गुणात्मक लेन देनों का लेखा नहीं, वो मुद्रा मूल्यांकन, यानी आंसर 7वें का सी होगा। इस तरीके से 8वां, ड्यू टू विच अकाउंटिंग कॉन्सेप्ट कॉन्टिजेंट लाइबिलिटीज आर रिकॉर्डेड एज फुटनोट, जो हम फाइनेंशियल स्टेटमेंट बनाते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस और बैलेंस शीट बनाते हैं, उसमें किस अवधारणा के कारण संभाव्य दायित्व को फुटनोट यानी नीचे नोट के रूप में प्रदर्शित करते हैं, दिखाते हैं। तो ये फुल डिस्क्लोज़र है, यानी मटेरियलिटी नहीं है, ड्यूल एस्पेक्ट नहीं है, मैचिंग कॉन्सेप्ट नहीं है। मटेरियलिटी का मतलब जो ज़्यादा महत्वपूर्ण है, कम महत्वपूर्ण है, द्विपक्षीय अवधारणा बी वाला है और सी वाले में लागत हम आय का ये मैच मिलान करते हैं। फुल डिस्क्लोज़र के कारण हम क्या करते हैं कि संभाव्य दायित्व का कोई लेखा जर्नल लेजर नहीं होता है, बल्कि उसको कंटिजेंट लायबिलिटी को फुट नोट यानी कि नीचे बैलेंस शीट के बाद नोट में दिखाया जाता है कि हमारी ये संभाव्य दायित्व हैं। जैसे किसी कर्मचारी को क्षतिपूर्ति का केस कोई चल रहा है, मुकदमा चल रहा है, तो उसको संभावित उसमें दिखाते हैं। या इसी तरीके से
मान लीजिए ठेके का कोई केस चल रहा है तो उसको दिखाते हैं। तो ये पूर्ण प्रकटीकरण की अवधारणा इसमें लागू होती है। तो 8वें क्वेश्चन का हो जाएगा आंसर क्या, सी, यानी फुल्ली ये करके। 9वां क्वेश्चन है एक्रूअल कंसेप्ट इज बेस्ड ऑन, उपार्जित अवधारणा आधारित है किस पर। उपार्जित अवधारणा का मतलब ये होता है कि आगम या व्यय को हम कब मानते हैं, तो रेवेन्यू एंड कॉस्ट के अनुसार मानते हैं या गोइंग कंसर्न के अनुसार मानते हैं, मैचिंग कंसेप्ट है या ड्यूल एस्पेक्ट, यानी आगम लागत की अवधारणा के आधार पर हम उपार्जित अवधारणा करते हैं, या सतत व्यवसाय की अवधारणा उसके आधार पर, या मिलान की अवधारणा के आधार पर, या द्विपक्षीय। तो एक्रूअल कॉन्सेप्ट क्या होता है कि जब हम प्रॉफिट निकालने जाते हैं तो उस समय हमारी रेवेन्यू कितनी है और उससे संबंधित कितनी कॉस्ट हो रही है, व्यय कितना हो रहा है, इसका मिलान करते हैं। इसलिए मैचिंग कॉन्सेप्ट इसमें होता है आंसर इसका। एक्रूअल कॉन्सेप्ट इज बेस्ड ऑन, किस पर है, मैचिंग कॉन्सेप्ट, यानी लेन देन से संबंधित जो भी इनके बकाया या एडजस्टमेंट होगी उसकी एंट्री हम कर लेते हैं। इसके बाद जो है अकाउंटिंग प्रिंसिपल शुड हैव, मतलब अकाउंटिंग प्रिंसिपल यानी कि लेखांकन सिद्धांत को कैसा होना चाहिए। ऑब्जेक्टिविटी यानी उद्देश्यपूर्ण होना चाहिए, फिजिबिलिटी यानी व्यवहारिक होना चाहिए, या सी जो है उपयोगी होना चाहिए। ये तीनों किसी अकाउंटिंग प्रिंसिपल में गुण होने चाहिए, यानी ऑल ऑफ दी अबव, यह सभी होना चाहिए। 11वां है कि प्रॉफिट ट्रीटेड एज लायबिलिटी एंड लॉस ट्रीटेड एज असेट्स टू द बिजनेस अकॉर्डिंग टू अकाउंटिंग कंसेप्ट। किस अवधारणा के अनुसार जो है लायबिलिटी मानी जाती है लाभ को, और लॉस को असेट्स माना जाता है। तो ये इसमें ड्यूल एस्पेक्ट लिखा है, दो पक्षीय अवधारणा। इसके बाद लिखा है सेपरेट एंटिटी यानी पृथक अस्तित्व की अवधारणा, कंजर्वेटिज्म यानी रूढ़वादी, और नन ऑफ दीज। तो देखिए प्रॉफिट या लॉस हम लायबिलिटी और असेट्स क्यों मानते हैं कि व्यापार जो है अलग होता है, व्यापार का स्वामी अलग माना जाता है, किसके अनुसार, लेखांकन सिद्धांत के अनुसार। लेखांकन कार्य करने के लिए हम जो भी लेखा कार्य करते हैं केवल व्यापारिक लेन देनों का लेखा करते हैं। जो उनका व्यक्तिगत मालिक का या स्वामी का या प्रोप्राइटर का जो व्यक्तिगत लेन देन होता है उसकी एंट्री हम नहीं करते हैं। एक व्यापारी या एक स्वामी प्रोप्राइटर या ओनर्स जो है बिजनेस में जितनी कैपिटल लगा लेता है वो बिजनेस के ओनर के लिए वो तो असेट्स हो जाता है, लेकिन बिजनेस के लिए वो कैपिटल लायबिलिटी हो जाती है। इसलिए लायबिलिटी हो जाती है कि वो अपने मालिक को उसका भुगतान करे, मालिक को क्या करे, उसका भुगतान पूंजी का करे। हम लाभ को ले जा कर के पूंजी में जोड़ देते हैं, लाभ को ले जा कर के प्रॉफिट में पूंजी बढ़ जाती है, यानी प्रॉफिट जब होता है तो व्यापार की पूंजी बढ़ जाती है। इसलिए व्यापार की ये जिम्मेदारी बढ़ती है कि जितना प्रॉफिट वो कमाया वो अपने मालिक को, अपने स्वामी को, ओनर्स को भुगतान करे। इसी तरीके से लॉस जब होता है तो अगर किसी फर्म व्यवसाय को लॉस हो जाता है तो लॉस से पूंजी घट जाती है, और इसका नतीजा ये होगा कि व्यापार के स्वामी को चाहिए कि लॉस के रूप में जितना पूंजी उसकी कम हुई है उसको ले आकर के पूरा करे या उसकी रिफिलिंग करे। तो इस तरीके से लॉस होने पर व्यापार के मालिक का, प्रोप्राइटर का यह दायित्व बनता है कि व्यापार में उस लॉस को ले जा कर के कंपनसेट करे या पूरा करे। अर्थात दूसरे तरफ से आप देखें तो जो लॉस हुआ है वो व्यापार के लिए असेट्स होगी, क्योंकि मालिक से उतनी रकम उसको मिलनी है। इसलिए व्यापारिक ये प्रॉफिट जो है लायबिलिटी माना जाता है सेपरेट एंटिटी के अनुसार, यानी पृथक अस्तित्व के अनुसार। लॉस को, हानि को असेट्स माना जाता है, किसके लिए, व्यापार के लिए। व्यापार के लिए ये असेट्स हो जाती है लॉस, और लायबिलिटी हो जाती है प्रॉफिट। तो इस तरीके से 11वां क्वेश्चन का आंसर जो है ये बी होगा, सेपरेट एंटिटी कॉन्सेप्ट। इसके बाद जो है किस अवधारणा के अनुसार, यानी किस अवधारणा के अनुसार यह माना जाता है कि व्यापार का जीवन दीर्घकालिक होगा। ये बिजनेस इज कंसिडर्ड टू हैव ए लॉन्ग लाइफ। एक व्यवसाय का जो जीवन है वो दीर्घकालिक होगा, किस अवधारणा के अनुसार, तो इसमें अवधारणाओं में यानी कास्ट कॉन्सेप्ट लागत अवधारणा, ड्यूल कॉन्सेप्ट यानी द्विपक्षीय अवधारणा, गोइंग कंसर्न कॉन्सेप्ट यानी
कि चालू व्यवसाय की अवधारणा या लेखांकन अवधि की अवधारणा। तो इस अवधारणा के अनुसार कि व्यापार हमारा निरंतर चालू रहेगा, चलता रहेगा, इसको हम सतत व्यवसाय की अवधारणा या गोइंग कंसर्न कंसेप्ट कहते हैं। इसके अनुसार ये मान्यता है कि हमारा व्यापार लंबे समय तक दीर्घकाल अवधि में चालू रहेगा। तो 12वें क्वेश्चन का आंसर सी यानी गोइंग कंसर्न कंसेप्ट या चालू व्यवसाय या सतत व्यवसाय की अवधारणा। इसके बाद दी प्राइमरी क्वालिटीज़ दैट मेक अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन यूजफुल फॉर यूज़र्स यानी कि जो सूचना चाहिए जिनको व्यापार से संबंधित, उनको किस प्रकार की सूचना चाहिए जो अधिक उपयोगी हो। उस सूचना में ये अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन में क्या क्वालिटी होनी चाहिए, क्या विशेषताएं होनी चाहिए। तो नंबर ये है रिलायबिलिटी या कंपेरेबिलिटी, यानी कि विश्वसनीय होनी चाहिए और तुलनात्मक होनी चाहिए। फिर है तुलनात्मक होनी चाहिए या इक्वलिटी होनी, एक जैसे वो सूचना होनी चाहिए कि जिससे हमें तुलना करने में आसानी हो। फ्रीडम फ्रॉम बायस यानी कि जो पक्षपात का है उससे रहित होना चाहिए। तो इस तरीके से विश्वसनीय एवं तुलनात्मकता एवं समानता, पक्षपात रहित और उपरोक्त सभी यानी जो अकाउंटिंग इन्फॉर्मेशन है वो उसमें तीनों ये गुण होना चाहिए। तो इस तरीके से 13वें क्वेश्चन का आंसर डी होगा। 14वां क्वेश्चन क्या है कि नॉर्मली रेवेन्यू इज रिकॉग्नाइज्ड व्हेन, सामान्यतया आय या आगम कब स्थापित होता है, कब उसको हम आय मान लेते हैं, कब ट्रीट करते हैं कि वस्तुओं की सुपुर्दगी पर यानी गुड्स आर डिलीवर्ड, कैश रिसीव्ड, ऑर्डर इज रिसीव्ड, ऑल ऑफ द अबव। जो वस्तुओं की सुपुर्दगी यानी जब ट्रांजैक्शन होगा, आदान प्रदान होगा, तो उसी समय जो इनके गुड्स हैं, जो इनके सर्विसेज हैं, जब वो डिलीवर्ड हो जाएंगे तभी ये इनकम का या रेवेन्यू का मान्यता स्थापित हो जाती है, चाहे उस समय तुरंत मिले या न मिले। तो गुड्स आर डिलीवर्ड, ये मेन इसका वो है गुण होना चाहिए आगम और आय का। तो इस तरीके से 14वें क्वेश्चन का आंसर ये होगा। रोकड़ प्राप्ति पर नहीं, जब तक रोकड़ प्राप्ति कब होगी, जब ट्रांजैक्शन हो गया हो यानी गुड्स डिलीवर्ड हो गया। इसी तरीके से आदेश प्राप्ति पर यानी कि ऑर्डर इज रिसीव्ड, ऑर्डर जब रिसीव्ड होगा तो उस समय कोई लेन देन नहीं होता, इसलिए इसका हम लेखा नहीं करते हैं। ऑल ऑफ द अबव का मतलब इसमें सभी नहीं बल्कि केवल ई वाला आंसर माना जाएगा। लास्ट क्वेश्चन क्या है कि अकॉर्डिंग टू विच कंसेप्ट ए स्मॉल कैलकुलेटर इज अकाउंटेड एज एन एक्सपेंस। एक छोटा सा जब कैलकुलेटर सामान्य रूप से 400, 500, 1000 रुपये तक के खरीदे जाते हैं, ये ऐसे कैलकुलेटर तो अस्थायी होता है लेकिन उसकी लाइफ जो है वो निर्धारित नहीं होती, कब वो समाप्त हो जाएगा कोई सही नहीं। तो चूँकि उसके वैल्यू जो है कम होती है, तो ऐसे को हम इसको एक्सपेंडिचर मानते हैं, रेवेन्यू एक्सपेंडिचर मानते हैं, न कि कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये मान्यता किस आधार पर, किसके आधार पर हम किस कंसेप्ट के आधार पर स्मॉल कैलकुलेटर को एक्सपेंस मानेंगे? ये तो मैचिंग यानी मिलान किसका, कास्ट और रेवेन्यू का, ऐसा नहीं। मटेरियलिटी यानी महत्वपूर्ण, सारता या महत्वपूर्ण या तथ्यात्मक यानी कि जो महत्व है यानी कि स्मॉल अमाउंट होता है, इसलिए जो है हम इसको एक्सपेंस के रूप में कैलकुलेटर को वो ट्रीट करते हैं, किस के रूप में, व्यय के रूप में माना जाता है। तो अकाउंटिंग कंसेप्ट इसमें मटेरियलिटी का होगा, यानी आंसर इसका 15वें का बी होगा। तो इस तरीके से ये जो है अकाउंटिंग कंसेप्ट या लेखांकन सिद्धांत पर हमारा दूसरा वीडियो है। हम उम्मीद करते हैं कि ये वीडियो आपको पसंद आया होगा। एक बार हम फिर से रिक्वेस्ट करते हैं कि आप हमारे चैनल को लाइक और सब्सक्राइब करें। धन्यवाद, शुक्रिया।